Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new topic that is Haunted Houses, new chapter from New Pathways book of Standard 8, Unit 6, Beyond the Veil, Section 3, written by Henry Wadsworth Longfellow. Now, let us know more about द राइटर. हम राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट this poem or short story, you can say. Now here you can see Henry Wadsworth Longfellow was born in 1807 and he died in 1882. He was an American poet and educator. His works include The Immortal, Paul Revere Wright, The Song of Hiawatha, and Evangeline. Many of his poems are about myths and legends. He is remembered as the first American to translate Dante Alighieri's Divine Comedy. Much of Longfellow's work is a lyric poetry, but he did experiment with many forms, including hexameter and free verse. तो ये जो है राइटर, ये एक तो अमेरिकन राइटर हैं, पोइट भी हैं, एजुकेटर भी हैं, और उनका जो वर्क है काफ़ी फेमस वर्क जो है वो है इमॉर्टल पॉल रिवरे राइट. एंड उन्होंने एक सॉन्ग भी हियावत एंड एवेंचलाइन का सॉन्ग भी उन्होंने लिखा है. उनका ज़्यादातर जो पोएम है वो माइथ्स और लेजेंड के ऊपर बेस्ड होता है, और उनको एक फर्स्ट अमेरिकन के तौर पे याद किया जाता है बिकॉज ही हैज़ ट्रांसलेटेड डांटे एलेग्रीज डिवाइन कॉमेडी, एक था उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था, तो इसके लिए भी उनको जाना जाता है. और ज़्यादातर जो उनका वर्क है वो लिरिक पोइट्री होता है, बट उसके अलावा उन्होंने अलग अलग फॉर्म्स में भी जो है पोइट्री लिखा है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा उन्होंने लिखा है वो हेक्सामीटर एंड फ्री वर्स के बारे में उन्होंने लिखा है. नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम शॉर्ट स्टोरी. हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे. एज द टाइटल सजेस्ट कि ये हॉन्टेड हाउसेस के बारे में है. ये वैसे घर के बारे में है जो हॉन्टेड है, डरावना है. Now let's begin, but I'll start this chapter with the question first, that do you believe in ghosts? क्या आप घोस्ट में बिलीव करते हो? You can answer this question in the comment section box. And according to me, many people believe, but they do not, want to, एक्सेप्ट इट. बहुत सारे लोग उसको एडमिट नहीं करते हैं कि हाँ वो विश्वास करते हैं, बट वो करते हैं, राइट. तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस शॉर्ट स्टोरी का, या फिर पोएम कह लीजिए. द पोएट सेज, ऑल हाउसेज वेयर इन मेन हैव लिव्ड एंड डाइड आर हॉन्टेड हाउसेज. थ्रू द ओपन डोर्स द हार्मलेस फैंटम्स ऑन देयर एरेंट्स ग्लाइड with feet that make no sound upon the floors. पोएट राइटर कहते हैं कि जितने भी ऐसे घर हैं जहाँ पे लोग रहते थे, मेंस रहते थे या मर चुके हैं, वो सारे हॉन्टेड हाउसेस कहलाते हैं. और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम उस घर में जाते हैं, और उस घर के दरवाज़ों से जब हम गुजरते हैं, तब हमें हार्मलेस फैंटम्स का एहसास होता है. हम उनको ग्लाइड्स के ऊपर, एरेंट्स के ग्लाइड के ऊपर सरकते हुए देख सकते हैं. वो एक जगह से दूसरी जगह खिसकते हुए एहसास कर सकते हैं. और एक्चुअली उनका पैर तो होता है, बट उनके पैरों का कोई आवाज़ जो है फ्लोर पे हम सुन नहीं सकते हैं, ऐसा जो पोएट है वो मानते हैं. नाउ नेक्स्ट, we meet them at the doorway, on the stair, along the passage. They come and go, impalpable impressions
on the air, a sense of something moving to and fro. Now let me explain this. We'll see the word meaning first. Here impalpable, that means impalpable का मतलब होता है unclear, जो आपको साफ साफ नहीं दिखता है, राइट। और यहाँ पे इम्प्रेशंस मतलब ऐसा जो हम आभास होता है, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रेशंस, राइट। और ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो कि वर्ड मीनिंग मैं आपको बता पाऊँ। सो राइटर बोलते हैं कि वी मीट देम एट द डोर वे। हम लोग उनसे हमारा जो मुलाकात होता है या हमें जो एहसास होता है, वो पहला एहसास उस हॉन्टेड हाउस के डोरवे पे होता है। फिर हम उनसे सीढ़ियों पे मिलते हैं। अगर उस घर में हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, स्टेयर्स की तरफ चढ़ेंगे, तो हमें उनका एहसास सीढ़ियों के ऊपर होता है। फिर उन रास्तों के बीच में होता है जहाँ से लोग आ जा सकते हैं। हर घर में रास्ता पैसेज होता है, तो उन रास्तों पे भी हमें उनका एहसास होता है। इम्पैल्पेबल इम्प्रेशंस ऑन द एयर, एक अदृश्य आप कह लीजिए, जो मीन साफ साफ न दिखता हो, इस तरीके का जो है एक आभास हमें हवा में भी होता है। अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो, हमें ऐसा एहसास होता है जैसे कुछ चीज़ जो है इधर से उधर मूव कर रहा हो। तो इस तरीके से राइटर जो है इस चीज़ को आई मीन हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वेट जस्ट वन सेकंड। नाउ इन द थर्ड स्टैंजा द राइटर सेज देयर आर मोर गेस्ट्स एट द टेबल देन द hosts invited. The illuminated hall is thronged with quiet, inoffensive ghosts as silent as the picture on the wall. Now illuminated का मतलब होता है चमकीला। illumination means चमकीला, that means you can say जो रोशनी वाला हॉल होता है, जिस हॉल में काफ़ी ज़्यादा रोशनी होती है, उसको illuminated हॉल बोला जाता है। एंड thronged का मतलब भीड़ होता है। throng का मतलब भीड़ होता है। एंड यू कैन से इनऑफेंसिव का मतलब हार्मलेस, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इस थर्ड स्टैंजा में पोइट बोलते हैं कि देयर आर मोर गेस्ट्स एट द टेबल दैन द होस्ट। होस्ट किसको बोलते हैं हम लोग? मेज़बान को बोलते हैं, जो आपको इनवाइट करता है किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में आपको इनवाइट करता है। तो राइटर जो है बोलते हैं कि जितने होस्ट हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे गेस्ट जो है आप महसूस कर सकते हैं कि टेबल पे बैठे हुए हैं। और उस रोशनी वाले हॉल में इतना ज़्यादा भीड़ होते हुए भी बहुत ज़्यादा शांति है। ऐसा शांति है मानो जैसे दीवार पे कोई पिक्चर टंगा हो और कोई भी शोर शराबा नहीं हो रहा हो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब बहुत सारे लोग टेबल पे खाने के लिए बैठे हो, तो उस समय शांति कैसे हो सकती है। उस टाइम पे शोर शराबा, विस्परिंग तो होता ही है। हाउएवर दिस इनऑफेंसिव घोस्ट आर एज साइलेंट एज द पिक्चर ऑन द वॉल। तो उसको राइटर जो है कंपेयर कर रहे हैं, इनऑफेंसिव घोस्ट को कंपेयर कर रहे हैं किस चीज़ से? पिक्चर्स ऑन द वॉल से। जो दीवार पे एक पिक्चर टंगी होती है बिल्कुल शांत चुपचाप, वैसे उन घोस्ट को कंपेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा 4। द स्ट्रेंजर एट माई fireside cannot see the form I see, nor hear the sound I can hear. He but perceives what is, while unto me all that he has been visible and clear. Now in this fourth stanza, the writer says कि उनका जो द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइट, जो एक स्ट्रेंजर व्यक्ति है जहाँ पे फायर साइड मतलब जहाँ पे फायर को जलाया जाता, लकड़ियों को जलाया जाता, वहाँ पे एक स्ट्रेंज व्यक्ति है। वो उन चीज़ों को नहीं देख पा रहा जो राइटर देख सकते हैं, जो पोएट देख सकते हैं। नहीं उन आवाज़ों को सुन सकता है जो आवाज़ राइटर सुन सकते हैं। तो ये लाइक पोएट जो है इस फोर्थ स्टैंजा में बतलाने की कोशिश कर रहा है।
उनका मानना है कि ये सारी चीज़ें क्या है, वो जो स्ट्रेंज व्यक्ति है वो समझ नहीं पा रहा है। बट ये सारी चीज़ें जो स्ट्रेंजर के लिए क्या है, वो राइटर के लिए रियल है, वो विजिबल और क्लियर है। जो स्ट्रेंजर नहीं देख सकता है, जो स्ट्रेंजर नहीं सुन सकता है, वो सारी चीज़ें राइटर देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं. Now, in next stanza, stanza 5, we have no title deeds to house or lands, owners and occupants of earlier dates, from graves forgotten stretch their dusty hands, and hold in mortmain still their old estates. Now, let me tell you the word meaning first. टाइटल डीड का मतलब होता है लाइक किसी संपत्ति के ऊपर आपका अधिकार. ओनर जो मालिक होता है, ऑक्यूपेंट्स जो ऑक्यूपाई करता है, जो उस जगह पे रहता है, एंड मॉटमेन मीन्स परमानेंट ओनरशिप. स्ट्रेच मतलब खींचना, यू कैन से. ओल्ड स्टेट पुरानी हवेली. डस्टी हैंड धूल भरा हाथ जो मिट्टी में काफ़ी दिन तक रहा हो. ग्रेव कब्र. These are the word meanings. Now let me explain this fifth stanza. So in this fifth stanza, the writer says we have no title deeds to house or lands. उनका कोई भी अधिकार जो है किसी भी घर या किसी भी ज़मीन पे नहीं है. ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्लियर डेट्स, जो पहले के मालिक थे या जो पहले के रहने वाले लोग थे पहले के टाइम के, वो अभी मर चुके हैं. एंड फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स, और वो कब्र से जो है मतलब अपने हाथ को, जो उनका डस्टी हैंड है उससे वो अपने हाथ को बाहर निकाल करके वो महसूस करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को. एंड दे ट्राई टू होल्ड इन मॉर्टमेन, वो चाहते हैं कि वो परमानेंट ओनरशिप जो उस पुरानी हवेली का है या फिर पुराना जो घर है. यू कैन सी हियर द पिक्चर्स, आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं. तो उस चीज़ को वो महसूस करना चाहते हैं. वो उनकी जो मेमोरी है, उनका जो या मीन आत्मा है, दैट साउल इज स्टिल ट्रेवलिंग, स्टिल लुकिंग फॉर दैट ओल्ड स्टेट्स. दे स्टिल वांट टू होल्ड, वो उसमें अभी भी रहना चाहते हैं, उससे मतलब उसमें वापस जाना चाहते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा 6. द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड, the spirit world around this world of sense floats like an atmosphere, and everywhere wafts through these earthly mists and vapors dense a vital breath of more ethereal air. Now let me tell you the spirit world means आत्मा का जो संसार होता है, भूतों का जो संसार होता है. एंड फ्लोट मतलब तैरना. वैप्स इज लाइक यू कैन कॉल इट पासेस, गुजरना. earthly mists, okay, vapors. Right. So now in this sixth stanza, the poet says, जो राइटर है बोलते हैं, the spirit world around this world of sense floats like an atmosphere. इस दुनिया के चारों ओर जो है आत्मा की एक दुनिया है, एक वातावरण है जो कि मतलब पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे एटमॉस्फेयर में तैरता रहता है. और एंड एवरीवेयर वैप्स थ्रू, और राइटर बोलते हैं कि और हर जगह जो है मतलब वो अपने रूप में इस सांसारिक धुंध और वाष्प के माध्यम से, मतलब यू कैन से कि जो धुंध फॉग देखते हैं हम लोग, उसमें भी उनका लाइक प्रेजेंस होता है, ऐसा राइटर का मानना है. और वो कहते हैं कि
जो अर्थली एयर है या फिर जो हम सांस लेते हैं, वेपर्स जो है डेंस है, इन सब में उनका मतलब प्रेजेंस होता है। तो ऐसा राइटर का मानना है कि जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लोट करता रहता है और वो हर जगह पे उनको हम लोग महसूस कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, we will continue this poem in next part of the video. This is the first part of the chapter. This is the first video of this chapter. And stay tuned with the channel. Do like and subscribe the channel. We'll meet in the next part of this chapter, second video, with the remained part of this chapter, and we'll do the exercise work, question answer also of this chapter. So till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you, everyone.